नमस्कार, ई न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लालजाट आपके साथ। विधानसभा चुनाव 2023 सिर पर है और इसी बीच हमारे बीच में उदयलाल जी डांगी है। इनसे चुनावी चर्चा के बीच में सबसे पहले हम बात करते हैं सरदार पटेल महाकुंभ को लेकर। जानते हैं कि किस तरह का ये महाकुंभ था और इस कुंभ में जो भीड़ जुटी हुई है समाज की, वो किस तरह को देखा जाए, राजनीतिक दायरे से देखा जाता है या फिर अन्य समाज के तौर पर। सबसे पहले मुलाकात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा ई न्यूज 79 में आपका। और बताएं आप हमारी जनता को, आपके सबसे पहले सरदार पटेल महाकुंभ को लेकर जो बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में आयोजित हुआ था। ई 79 न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो महाकुंभ बेनेश्वर में रखा, वो हमारी समाज की एकता का परिचय है। मैं समाज के उन बंधुओं को जिन्होंने रात दिन एक करके इस समाज के इस महाकुंभ को सफल बनाया, आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ। ये जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ के अंदर जो राजस्थान के अंदर हमें डांगी, पटेल, पाटीदार अलग अलग कौम से जाने जाते थे, तो यही हमारा एक था कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय पार्टी भी हमें अलग अलग मानती हैं, जबकि हम एक समाज से हैं। हमारी शादी ब्याह सब जो भी हमारे गोत्र वगैरह एक हैं, मगर ये जिस तरह से हमें अलग मानकर राजनीति वाले हमें संख्या कम आंकते हैं। तो ये महाकुंभ के माध्यम से हमें राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार या जो भी पार्टी हो, उनको हमें हमारी एकता का परिचय दिया। और इसके एकता के परिचय को आपने देखा हो, लाखों की तादाद में वहाँ लोग आए और हमारा एक ही था, खाना घर खा के आना है और साथ लेके आना है। हमें हमारी समाज को जहाँ पे भी जाते हैं कि आपके समाज में कोई खाने का प्रोग्राम होता है ऐसा कोई, तो आप बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, बाकी मीटिंग में नहीं आते। तो हमने इस बार एक मैसेज के माध्यम से किसी को निमंत्रण नहीं दिया, न कार्ड छपाया, और लाखों की तादाद में जो लोग आए, तहे दिल से धन्यवाद है। और राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार, ये भी इस पे देख लें कि जनता को देखने के बाद निर्णय ले कि राजस्थान में हमारा वजूद कहीं कहीं जिंदा रहे। इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, इस पे विचार करें। जिस तरह से लाखों की तादाद में ये भीड़ जमा हुई थी और इसमें अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी किसी तरह की इसमें अगर हम ये सोचे तो आपकी कवायद भी मानी जाए या फिर शक्ति प्रदर्शन माना जाता है, तो इसको लेकर आप क्या देखना चाहेंगे? देखो, ये तो इसको शक्ति प्रदर्शन में देखें तो विधानसभा चुनाव नजदीक है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी समाज के ओबीसी कौम के विधायक जीत के जाए। जिस पार्टी से मैं हूँ, मैं मेरे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को कह के मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी समाज को टिकट दिलाने की कोशिश करूंगा। मगर अन्य पार्टियां भी हैं, वो भी इस पे विचार करें, हमारी समाज को नजरअंदाज नहीं करे। मैं इस चैनल के माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूँ। सर, आपने जैसे बताया था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, जिनके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से भी आप कवायद करेंगे कि समाज से ज्यादा टिकट मिलकर वो भी विधानसभा चुनाव में पहुंचे। लेकिन इसी बीच में आपने एक और बहुत बड़ी बात कह दी है कि अन्य जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी भी हैं, तो आप उनसे भी अपील करना चाह रहे हैं कि आप भी इनको टिकट देके ज्यादा से ज्यादा समाज के विधायकों को या समाज के विधायक के प्रत्याशियों को मैदान में उतारे, ताकि जिस तरह से आपने सरदार पटेल जो महाकुंभ है इसको जो आयोजित किया था, उसका सही जो पार्टियां हैं उनको भी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि कहीं न कहीं ये किस तरह का महाकुंभ था। सर, अब सीधा मैं आपसे राजनीतिक पार्टी से या फिर राजनीतिक चर्चाओं में बात करना चाहूंगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस तरह के चुनावी मुद्दे लेकर या फिर चुनावी मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में जाने वाली है? देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल, वो अपना जो भी घोषणा पत्र तय करेंगे उस आधार से हमें चलना है। हमारे सुप्रीमो तो हनुमान जी बेनीवाल है, वो जैसा निर्देश देंगे हम वो काम करेंगे। फिर भी सर, चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, चुनावी दौर शुरू हो चुके हैं और अलग अलग पार्टियां फील्ड में जा चुकी है और यूं कह सकते हैं कि पोस्टर अभियान शुरू हो चुका है। कई सारे त्योहारों पर हमने देखा है कि गली मोहल्ले में जगह जगह पोस्टर लग चुके हैं। तो ये किस तरह का संदेश है और अगर वो अभी आप भी जैसे जिस तरह से चुनावी दौर शुरू कर दिया है, तो आप किस तरह के मुद्दे लेके जाना चाहते हैं? युवा, बेरोजगार, दलित और काश्तकार कौम, किसान कैसे आगे बढ़े, उनका कैसे उद्धार हो, ये हमारी समाज पार्टी का बहुत मुद्दा है। आज हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुछ है तो बेरोजगारी है, किसान दुखी है, पर इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। इन सरकारों के अंदर जो भी मुख्यमंत्री बने, मुझे नहीं लगता कोई किसान हितैषी बना। हम चाहते किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने और राजस्थान का नया इतिहास लिखे। सर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदर्शन जिस तरह से उपचुनाव में देखा गया था और आपने जिस तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाई और दूसरी पोजीशन बनाई थी, क्योंकि कहीं न कहीं
एक तरफ एक पार्टी थी और कहीं ना कहीं एक पार्टी के तीन पार्ट होने के बाद में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो शक्ति प्रदर्शन किया था, उसमें पहले जिस तरह से जनता का आपका सहयोग रहा था, उसलिए जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं बलम नगर के हर मतदाताओं को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया, फिर भी वहाँ के कार्यकर्ता और मतदाताओं ने अपनी ताकत दिखाई। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को 2-2, 3-3 सभाएं मेरी विधानसभा में लेनी पड़ी। राजस्थान की पूरी सरकार लग गई, सारे मंत्री यहाँ लग गए, सारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, फिर भी बलम नगर के मतदाताओं ने इतनी ताकत दिखाई कि मुझे सेकंड पोजीशन पे ला दिया। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और केंद्र के मंत्री यहाँ लग गए 1-1 महीने तक। जब मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, यहाँ कोई आने को तैयार नहीं था, और यहाँ उपचुनाव में सारे मंत्री लग गए, फिर भी बलम नगर के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास किया, क्योंकि बलम नगर के मतदाता उनके बीच में रहने वाला किसान कौम का हो, इनके साथ उठ बैठ सके, जिनसे बातें कर सके, जो उनके लिए खड़ा रह सके, ऐसे विधायक चाहते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा सभी मतदाताओं को और मेरे कार्यकर्ताओं को, जो आज भी दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, कार्यकर्ता मेरे फील्ड में काम कर रहे हैं मेरे, कि कैसे इस बलम नगर विधानसभा में किसान का बेटा चुनकर विधानसभा राजस्थान की सरकार में जाए। सर, अब विधानसभा चुनाव राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 4 पार्टियां इस तरह से अपना दमखम दिखा रही है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और जनता सेना और आरएलपी। चारों पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। तो क्या इस बार हनुमान बेनीवाल जी भी यहाँ पर सभा करके इन जनताओं के बीच में, जो वल्लभ नगर की जो जनता है, उनके बीच में आपके साथ में क्या खड़ी रहेगी? देखो, हनुमान जी तो हमारे सुप्रीमो, वो तो आएंगे ही है, वो तो पूरे संभाग लेवल का काम करेंगे, पूरे राजस्थान लेवल का काम करेंगे। पर जो चुनाव जो 2021 में हुए, उस टाइम जो पूरी सरकारें लगी थी कांग्रेस की, जो पूरी मशीनरी लगी थी, सारे मंत्री लगे, इस बार कोई आने वाले नहीं है। केंद्र के लोग लगे थे, सब अपनी अपनी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे हनुमान जी भी हैं, उस टाइम टाइम दिया था, इस बार सभाएं करेंगे। पर मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के साथ साथ यहाँ के कार्यकर्ता पार्टी नहीं देखते, ज्यादा उस कैंडिडेट को लाइक करते हैं जो समाज के बीच में कैसे काम करते हैं। तो मैं राहत कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। तो मुझे पता है जिस तरह से आप महाकुंभ का, अब सबको उम्मीद नहीं होगी इतनी तादाद में लोग आएंगे, मगर हमारा जो काम करने का तरीका था अंदर से एकदम उफान पे आए और करोड़ लाखों की तादाद में वहां लोग आए। इसी तरह ये 2023 का चुनाव यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता मुझे निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे और इस बार 1 नंबर पर लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सर, आपका एकता का परिचय जिस तरह से सरदार पटेल महाकुंभ, इससे पूर्व ही आपने एक बहुत ही बड़ा जो एकता का परिचय दे रखा है, सरदार पटेल कल्याण बोर्ड का भी गठन हो चुका है, उसमें भी आपकी विशेष भागीदारी रही है, और इसको लेकर भी आप किस तरह की बात करना चाहेंगे? देखो, अभी राजस्थान में गहलोत साहब के पास मुझे जाने का अवसर मिला। मेरे समाज के कुछ बंधु आए, पार्टी की जगह है, और जब समाज की बात आती है तो मुझे उससे हटकर मुख्यमंत्री से मिलना जाना पड़ा। तो मैं गया, मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात रखी। मैं इस चैनल के माध्यम से सरदार कल्याण बोर्ड गठन होने पे मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जो हमारी उन्होंने बात रखी। और इसमें मुझे जाए या मेरे साथ मेरे समाज के काफी लोग थे जिन्होंने इस कल्याण बोर्ड के लिए संघर्ष किया, उनको भी इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा। हमें एक राजस्थान के अंदर जो समाज को पहचान दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, एक अब आती है मुद्दे की बात, चुनाव, विधानसभा चुनाव 2023 में, क्योंकि हर पार्टी अपनी अपनी कवायद लेके आने वाली है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी हालांकि यहाँ पर सरकार नहीं होते हुए भी केंद्र की सरकार है, तो उनके कई योजनाओं को लेके सामने आने वाली है। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के, तो कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी होंगे वो अपनी योजनाओं को लेकर वो सामने आने वाले हैं। तो आरएलपी इस बार अपने ऐसे किन किन मुद्दों को लेकर सामने आने वाली है जिससे वल्लभ नगर की जो जनता है वो उस पर खड़ी उतरेगी? देखो, राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर कांग्रेस और बीजेपी तो कब से हर 5 साल में नए मुद्दे लेके आती है, पर धरातल पे क्या करवाती है जनता वो देखती है। ये जो पार्टी बनी है, हमारे काफी मुद्दे हैं, टोल मुक्त राजस्थान हो, कर्ज मुक्त राजस्थान हो, किसान हो, और हमारी बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहे, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, दलित का शोषण कैसे रुके, अत्याचार कैसे मिटे, ऐसे काफी सारे हमारे मुद्दे हैं। और जो हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं, हम वो धरातल पे लाना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं एक बार राजस्थान की व्यवस्था परिवर्तन हो पहले की, और नए रूप में राजस्थान का विकास हो।
इसी के साथ हमारे काफी और भी मुद्दे जो भी हमारे सुप्रीमो हनुमान जी तय करेंगे उसको बीच में लाएंगे। अगर सामाजिक गणित देखी जाए तो डांगी, पटेल या फिर पाटीदार समाज, ये तो एकता का परिचय उन्होंने महाकुंभ के माध्यम से दे ही दिया है। लेकिन आरएलपी भी, जाट समाज जो भी इनके साथ में जुड़ी हुई है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं 5 या 6 समाज का जो एकता का परिचय इस बार आरएलपी के साथ में जुड़ने वाला है। लेकिन अन्य जो समाज है उनके साथ में किस तरह की कवायद रहेगी? देखो, शक्ति प्रदर्शन या कोई ये चलता है वो एक जात समाज से चल सकता है, पर कैंडिडेट को जीतने के लिए 36 कौम को साथ लेना पड़ेगा। और मुझे मेरे बल्लभनगर का उदाहरण है, मैं आज 36 कौम को बल्लभनगर में साथ लेके चलता हूँ, इसीलिए तो वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के मतदाता मुझ पर विश्वास करते हैं। और हमारी पार्टी किसी आप जाट समाज से या किसी और समाज से जोड़ देते हो, ये पार्टी 36 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। जो भी आज देख लो, दलित जैसे मेघवाल समाज से हमारे एमएलए हैं, बाबरी समाज से एमएलए हैं, जाट समाज से एमएलए हैं, तो ये टिकट भी काफी समाज को दिया। इस बार हम सभी जाति समीकरण बिठा के कैसे एक जाजम पे आके हम तय करें कि हम 26 कौम को टिकट भी दें और 36 कौम हमें साथ लेकर विजय बनाए। सर चलिए, आपने जिस तरह से पूरा स्पष्टीकरण बताया था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी सिर्फ एक समाज विशेष की नहीं है, ये सर्व कौम की है, क्योंकि जिस तरह से टिकट देती है और जिस तरह से विधायक या सांसद बने हुए हैं तो वो अलग अलग कौम से भी बने हुए हैं। तो ये भी स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी जाति विशेष की न होकर सर्व समाज की या सभी कौम के साथ में जुड़ने वाली एक पार्टी बन चुकी है। अब बात करते हैं जिस तरह से चुनावी मुद्दों में, तो आप शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से विधानसभा चुनाव में किस तरह से मुद्दा बनाने वाले हैं और शिक्षा को लेकर आप किस तरह से अपनी मांग उठाते हैं या फिर अपना मैनिफेस्टो रखते हैं? देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शिक्षा के लिए अग्रणी है। जब पेपर लीक का मामला है तो सबसे पहले धरना देना विधानसभा में जिस तरह से रखना पड़ता, तो सबसे पहले इसी ने तो लगाया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शिक्षा के साथ साथ बजरी माफिया हो, लाइटों का काम, इलेक्ट्रिक हो, जो भी समस्या हो या किसी के आदिवासी परिवार के साथ कोई घटना घट जाए, किसी भी कौम के, जैसे आज राजपूत समाज के अंदर बुमरा कांड हुआ, हमारे सांसद हनुमान जी ने संसद के अंदर मुद्दा उठाया, तो ये सभी कौम को साथ लेके चलने वाली है। और बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, पेपर लीक का जो मामला उस पर कैसे कंट्रोल हो, ये सारे जो मामले वो आज राजस्थान के अंदर जो मुद्दे उठाए जाते हैं, वो एक ही तो पार्टी है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। सर, को एजुकेशनल उच्च शिक्षा, इसको लेकर जिस तरह से महाविद्यालय है, इनको लेकर आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस तरह की प्रयास करने वाली? देखो, हमारे सुप्रीमो जो है वो रात दिन इसी पे लगे हुए हैं। जब जैसे भी छात्र संघ चुनाव है कॉलेज के, उसको सरकारें नहीं करवा रही, बीजेपी नहीं करवा रही है या कांग्रेस नहीं करवा रही है, बीजेपी भी उसका सपोर्ट कर रही है। इसको लेके भी हमारे यहाँ सुप्रीमो ने आके जगह जगह जाके संभाग लेवल के युवाओं के लिए छात्र संघ चुनाव को लेके जो आंदोलन किए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सुप्रीमो इसके लिए हमेशा तैयार है। सर, इसी बीच में आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा बताया या हमारा एक शीर्षक बता दिया कि क्यों ये छात्र संघ चुनाव रोका जा रहा है। क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव है और युवा अभी हनुमान जी से प्रभावित होकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ झुकाव कर रहा है। तो ये जान रहे हैं कि ये युवा है, चुनाव जो लड़ रहे हैं युवा है, कहीं इनको लग रहा है कि यहाँ से अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारा रिजल्ट लोकसभा पे असर पड़ेगा, विधानसभा में असर पड़ेगा, इसको लेके कर रहे हैं। ये डर है इनके अंदर, मगर हनुमान जी बेनीवाल हर युवा के साथ खड़े हैं। चलिए सर, शिक्षा को लेकर आपने जिस तरह से युवाओं को लेकर या छात्र संघ चुनाव को लेकर जैसे विस्तार से बताया था, इसी बीच में हर व्यक्ति की एक उम्मीद रहती है पानी को लेकर। कई गांवों में अभी तक पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हो चुकी, तो पानी को लेकर आरएलपी किस तरह से अपना मुद्दा लेकर चुनावी आप पानी को ले लिए, रोडों को ले लिए, बिजली को ले लिए, शिक्षा को ले लिए, आप अलग अलग पूछ रहे, पर मैं हमारे सुप्रीमो ने सारे एजेंडे में तैयार कर रखे हैं। समस्या तो कभी से जब से वोटिंग हो रही है हर बार पार्टी अपने आके विधायक एजेंडे लाते, पर काम होता नहीं है। यही एक ऐसी पार्टी तीसरा मोर्चा है। तो इस बार आज कंडीशन देख लो आप, राजस्थान के अंदर बीजेपी भी क्यों नहीं कह सकती सरकार बना ले और कांग्रेस भी नहीं कह सकती। निर्णायक तो हमारी पार्टी रहेगी राजस्थान में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिधर झुकाव करेगी उसी की सरकार बनेगी। ये तो तय, 2 महीने बाद आप देख लेना। चलिए, हमारा एक और मुद्दा जो हम कंटिन्यू हम साथ में रखते हैं कि जिस तरह से आपने बताया था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कि इस बार तीसरा मुद्दा तीसरी पार्टी बन चुकी है,
और यही सरकार तय करने वाली है। आपका इस तरह का ये घोषणा हो चुकी है। तो इसी बीच में मैं ये चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर सरकार बनाने की ताकत भी रखती है तो युवाओं के रोजगार के लिए किस तरह का प्रयास करेगी, क्योंकि पूरे भारत में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो युवाओं के रोजगार के लिए आज युवा भले ही पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका है, लेकिन रोजगार के लिए दर दर भटकता फिर रहा है लगातार। कई सारी ऐसी कवायदें आ रही है जो सरकारी नौकरी न मिलती है, लेकिन प्राइवेट नौकरी भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो विधानसभा, सबसे पहले मैं तो वल्लभनगर विधानसभा से ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आप उन युवाओं के रोजगार के लिए किस तरह का प्रयास करेंगे। देखो, हमारे पार्टी के अंदर जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी कोई इंडस्ट्री हो, कोई कल कारखाने हो, 80% लोग स्थानीयों को ले। ये तो हमारा एजेंडा है, इसीलिए तो युवाओं विश्वास करते हैं। यही तो एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और स्थानीय कोई जैसे सीमेंट की फैक्ट्री हो या किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, स्थानीय लोगों को रोजगार 80% कंपलसरी करे। तो हम तो युवाओं के लिए तो जो कर रहे हैं। सर, वल्लभनगर में ऐसी कोई भी अभी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री हमें देखने को नहीं मिलती है। बाकी लगभग सभी विधानसभा में एक एक फैक्ट्री। तो क्या इस तरह का इस बार कोई प्रयास हो सकता है जिससे कुछ इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां मिल जाए और युवाओं को रोजगार मिल जाए। देखो, मैं तो कितने सालों से कह रहा हूँ, एक ही विधानसभा ऐसी है जहाँ सबसे ज्यादा हम बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं। एक ही विधानसभा ऐसी है वल्लभनगर जिसके अंदर आज एक भी इंडस्ट्री नहीं है। मैंने तो पिछले चुनाव में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, यहाँ एक मेन समस्या रही है। यहाँ 70 साल से एक विरासत की राजनीति चलती आई है और किसी ने हिम्मत नहीं की निर्दलीय चुनाव। मेरे से पहले गणपत जी ने की थी, धन्यवाद है, पर कोई ऐसे कोई हिम्मत नहीं की। इनको ये लगता था कि मैं हारूंगा तो ये जीतेगा, ये जीतेगा। एक ही परिवार से थे, तो इन्होंने इतना कहीं ध्यान नहीं दिया। अब इनको सब लगेंगे इंडस्ट्री के लिए, क्यों मैं आगे आ गया हूँ ना, तो सब आगे हैं। अब इंडस्ट्री निश्चित रूप से हम लगवाएंगे 2023 के बाद। अगले चुनाव से पहले हम इंडस्ट्री रिको हो या कोई फैक्ट्री हमारी विधानसभा में कैसे लगे, मुझे काफी सपने हैं मेरे विधानसभा के, वो मैं सामने लाऊंगा। अभी चुनाव है, मुद्दे मैं जो मुद्दे बताऊंगा, मेरे सामने चुनाव लड़ रहे वो उनको कर लेंगे, क्योंकि उनको कोई मुद्दे ध्यान नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से वल्लभनगर के युवा बेरोजगार सबसे ज्यादा हैं। शिक्षा में कैसे आगे बढ़े, इंडस्ट्री रोजगार उनको कैसे मिले, ये सारे काम करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस तरह से राजस्थान में इस बार लगभग सभी विधानसभाओं में कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार हो रही है, तो सबसे करीबी भी माने जाते हैं आप हनुमान जी बेनीवाल के। तो क्या हमारे इस मेवाड़ में लगभग जो विधानसभाएं आ रही हैं उन पर आप अपनी आरएलपी से क्या आप अपने जो कैंडिडेट उतारने वाले हैं। देखो, मेरे को एक संभाग का जिम्मा है, जिस संभाग में 28 सीटें हैं। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुप्रीमो भाई जो हनुमान जी जैसे बेनीवाल साहब जो निर्देश देंगे, उस हिसाब से हम पैनल में नाम बना के भेजेंगे और वो तय करेंगे कि किसको टिकट देना करना है। तो इस बार अपने उदयपुर संभाग में लगभग सभी विधानसभा चुनाव सीटों पे कैंडिडेट उतरेंगे, ये तय। 28 सीटों पे इस बार आरएलपी के कैंडिडेट उतरने वाले। मैं जिस पार्टी में पहले था, भारतीय जनता पार्टी में था, वफादारी से काम किया। जो जीरो से मैंने पार्टी को बहुत ऊपर लिया है, 2 प्रधान बना दिए, 5 जिला परिषद जिता दिए। तो पार्टी के लिए जो था वहाँ मैंने काम किया। आज मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो ने मुझे संभाग प्रभारी बनाया, तो मैं संभाग लेवल का काम कर रहा हूँ। पार्टी के लिए जो मुझे जिम्मा दिया वो निभाऊंगा। इसी बीच विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हमारे उदयलाल जी डांगी जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कैंडिडेट भी हैं, साथ ही उदयपुर संभाग के प्रभारी भी हैं। तो आपको लेकर काफी मुद्दों पर चर्चाएं हुई है और काफी अच्छी तरीके से आपने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। और हम अंतिम एक ही बात कहना चाहेंगे, आप आपकी विधानसभा के जो मतदाता हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से वल्लभनगर विधानसभा के सभी मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि जब मैं 2018 में चुनाव लड़ा, आपने मेरा अच्छा आशीर्वाद दिया, अच्छी व्यवस्था की, पार्टी के लिए काम किया, मेरे लिए भी आपने अच्छा सहयोग किया। पर जब मेरा टिकट कटने के बाद 2021 के अंदर यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, दोनों राजस्थान की सरकार, केंद्र सरकार लगने के बावजूद भी आपने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया, सेकंड पोजीशन पे ला दिया। मुझे पूरा विश्वास है मेरे वल्लभनगर के विधानसभा के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पे, और मैं उनसे अपील भी करूंगा, ये मेरे शायद जिंदगी का आखिरी चुनाव हो सकता है। वल्लभनगर के हित के लिए इस बार मुझे 1 नंबर पर लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और जीत दिलाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने ये पूरा विश्वास भी जताया वल्लभनगर विधानसभा के मतदाताओं पर कि आपको जिस तरह से पहले सेकंड पोजीशन पे लाए थे, लेकिन इस बार पहली पोजीशन पे भी लाने वाले हैं। और ये सीट अगर आरएलपी के पक्ष में जाती है तो मेवाड़ में तीसरे मोर्चे का डंका शुरू होता है, जिसके साथ ही मेवाड़ की तीसरे मोर्चे की राजनीति शुरू होती है। और कहा जाता है कि मेवाड़ की राजनीति के साथ में ही राजस्थान में उलटफेर होते हैं। धन्यवाद।